संविधान ने निर्धारित की है उसके तहत जो अलग अलग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उस मंत्रालय को काम करना पड़ेगा। उसका जिक्र ये हम पहुंच गए पॉलिटी में। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक स्वीकार्यता जरूरी है और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए समाज का सहिष्णु होना जरूरी है। हम पहुंच गए एथिक्स में। तो आपको एक दूसरे से जोड़ने के लिए इतनी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको बहुत ही धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम्पल बता दूं, मैं बता दूं कि ये किताब पढ़ लीजिए। अगर किताब के पढ़ने से ही आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाता तो आप अपना 3.5 घंटा डेली यहां क्यों लगा रहे हैं? ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सामाजिक समृद्धि और सामाजिक न्याय। अब एक मानिए कि एक व्यक्ति है जो समाज के पिछड़े तबके से आता है। पिछड़े तबके का तात्पर्य है कि जो आर्थिक रूप से भी कमजोर है और वर्ण व्यवस्था में या जातिगत व्यवस्था में वो निचले पायदान पे है। ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को उसने सिविल सेवा की परीक्षा दी, पास करके, ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा पास करके वो आईएएस बन गया। क्या कोई भी समाज का उच्च जाति का व्यक्ति एक आईएएस यदि कभी उसके दरवाजे पर आ जाए जो निम्न जाति का है, तथाकथित निम्न जाति का है, क्या आप उसको अपने घर में आने से रोक सकते हैं? क्या उसको कुर्सी देंगे कि नहीं बैठने के लिए? एक आईएएस आपके दरवाजे पे आ जाए जो तथाकथित समाज के निम्न जाति का है, उसको आप बैठने के लिए जगह देंगे कि नहीं देंगे? कुर्सी देंगे बैठने के लिए? अगर वही सेम स्थिति में कोई एक साधारण व्यक्ति आ जाए जो किसी पद पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? शायद उसके साथ ये व्यवहार नहीं करेंगे, आप उसको दुत्कार करके बाहर निकाल देंगे, भले ही आप कितने भी रूढ़िवादी विचारधारा के नहीं हैं। तो अर्थात उस व्यक्ति ने आईएएस का पद प्राप्त किया। उसके आईएएस के पद पर आने के कारण क्या हुआ कि उसकी आर्थिक समृद्धि हुई, उसके पास सबल आया, पावर्स आए। तो उस पावर्स और आर्थिक रूप से पॉजिटिव होने के कारण, पैसे होने के कारण आप क्या कर रहे हैं? उसको बैठने की जगह दे रहे हैं। तो आर्थिक समृद्धि से सामाजिक स्वीकार्यता मिली, समाज में उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिला। ठीक है। यहां तक कोई आपत्ति? अर्थात कि यदि आर्थिक समृद्धि उसके पास नहीं होती तो उसके लिए सामाजिक न्याय नहीं होता। इस बात में कोई आपत्ति समझने में? ये जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा आईएएस भले हो, ठीक है, एक बार आप कोशिश करके देख लीजिएगा। ठीक है। कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। तो हाँ, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पर। किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कि वही आईएएस आपके घर से चला गया, उसके पास पावर था, वो आर्थिक रूप से सबल था, आपने उसको बैठने के लिए कुर्सी दी। लेकिन जैसे ही वो आपके घर से निकल के गया, आपने क्या किया कि पूरा घर जो है पानी से धुलवा दिया। क्या? तो नीच जात का छोटा समाज के छोटे वर्ग का आदमी मेरे दरवाजे पे बैठ के गया है। शुद्धिकरण, तथाकथित शुद्धिकरण की बात।
ठीक है। अब बताइए कि क्या उसको सामाजिक स्वीकार्यता कहेंगे? तो अर्थात कि उसके पैसे होने, आर्थिक रूप से सबल हो गया, उसके बावजूद भी जैसे ही आपने अपने ये मजबूरी के रूप में मान करके कि भाई कलेक्टर है कहीं मुझे परेशान ना करे, आपने उसको जगह दे दी, लेकिन उसके जाते ही घर को धो दिया। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पद पर है, वो किसी मंदिर में जाता है। ठीक है। और वो मंदिर से निकला, उसके बाद मंदिर को धो दिया गया। ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति के पद के कारण, उसके भय के कारण, उसकी शक्तियों के कारण उसको जगह तो दी लेकिन स्वीकार नहीं किया। तो अर्थात कि जब तक सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होगी तब तक भले ही आप कितने पैसे वाले आदमी हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि नहीं? अब बताइए, दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप में स्थापित हो गए या नहीं हुए? परेशान क्यों करेगा, मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। चले जाइए, केस लड़ते रहिएगा। जितनी जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, यही स्टेटमेंट आप कभी किसी वकील के साथ बैठ करके और उसके बाद उसको उससे डिस्कस कीजिएगा कि मैं ऐसा करूंगा और वो परेशान करता है तो मैं क्या करूं। और उससे मतलब प्रोफेशनली मत बात कीजिएगा, नहीं तो वो केस के लिए जो है ना आपसे पैसा चार्ज करने लगेगा। एक दोस्त की तरह पूछिएगा, तब वो वास्तविकता बताएगा आपको। ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको इन दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से ये सत्यापित हुआ कि समाज में स्वीकार्यता आवश्यक है। अब स्वीकार्यता कैसे होगी? सामाजिक न्याय के लिए समाज में स्वीकार्यता आवश्यक है। और स्वीकार्यता कैसे होती है? जब आपका क्रॉस कल्चरल कनेक्शन होता है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्तियों के साथ जुड़ता है। तो जुड़ने से क्या, जैसे जातिगत भेदभाव में कमी कब आई थी? जब ट्रेन चली थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर के मिलने लगे। जैसे एक ही राज्य के अंदर दो अलग अलग जिले के आदमी मानिए कि पटना पहुंच गए, या फिर एक आदमी इलाहाबाद से, सॉरी प्रयागराज से, और दूसरा व्यक्ति बलिया से, दोनों पहुंचे लखनऊ। तो वो प्रयागराज और लखनऊ के हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे कहां के? अपने अपने जिले की बात करेंगे ना अपनी पहचान के लिए। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंच जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, तो एक यूपी का और एक बिहार का व्यक्ति मिलेगा, तो वो अपने राज्य की पहचान से जाना जाएगा। अर्थात वहां पे उसका कोई किस जाति का है, धर्म का है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन दो अलग अलग देश के व्यक्ति अगर मिलेंगे अमेरिका में, तो वो किसके जैसे होंगे? वो भारतीय होंगे। वहां पे अपनी पहचान क्या? मैं इंडियन हूं। आपको इंडियन कम्युनिटी विदेश सभी देशों में लगभग मिल जाएगी। तो ये क्या है? संस्कृति का जुड़ाव। जैसे ही क्रॉस कल्चरल कनेक्शन होता है तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने और जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? सामाजिक रूप से उसे स्वीकार्य करने लगते हैं। और जब स्वीकार्यता आती है तो धीरे धीरे, और आर्थिक समृद्धि क्या करती है? उसमें एक पुश फैक्टर होता है। पुश फैक्टर अर्थात क्या? कि स्वीकार्यता को और ज्यादा सहज कर देता, आसान कर देता है। तो ये इस निबंध का प्रारूप होता कि आप दोनों शब्दों का अर्थ देते हुए एग्जाम्पल से आप उनको क्या करते? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 के माध्यम से आप कहते कि संविधान इसको प्रतिबंधित करता है, सजा का प्रावधान है। और चूंकि इसने धीरे धीरे लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया, तो आज की स्थिति क्या हो गई? बच्चे, निरर्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थात हैविंग नो वैल्यू, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है।
चलिए, अब ये देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। क्या है कि राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण, स्वरूप निर्माण अर्थात कि कैसा होना चाहिए, ये कहाँ होता है? उसकी कक्षाओं में होता है। इस निबंध की शुरुआत, जैसे इसकी बात अगर हम करें तो इस निबंध की शुरुआत आप करेंगे भारत की स्थिति से, कि भारत में गरीबों का आप आंकड़ा दे सकते हैं, भारत में जातिगत और धार्मिक रूप से जो भेदभाव की कहीं कहीं समस्या है उसकी बात से कर सकते हैं, और उसमें आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय को जोड़ करके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विनायक, बताऊंगा कल की क्लास में, पूरा स्ट्रक्चर पे चर्चा करूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या डालना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, मेन बॉडी में क्या लिखना चाहिए, किससे बचना चाहिए। इस पर पूरा चर्चा कल पूरे 3.5 घंटे इन्हीं पर चर्चा होगी। ठीक है। अब ये देखिए, राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कहाँ होता है? उसकी कक्षाओं में होता है। कक्षाओं से क्या कि देखिए, जब घड़ा जो है वो कैसा, मिट्टी से जब स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, असली क्लास कल से स्टार्ट होगी। पेपर 1 फॉर्म कब देंगे गुरुजी? मैं क्यों दूंगा आपको पेपर 1 का फॉर्म? फॉर्म यूपीएससी निकालेगी, उसके वेबसाइट पे आएगा। कल पढ़ाई नहीं होगी सर जी, ये पढ़ाई ही हो रही है। ठीक है, ये पढ़ाई ही हो रही है। फॉर्म फरवरी में आता है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलता है। उम्मीद है कल हम इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे। मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी, आपका सहयोग होगा तो मेरे लिए सहज हो जाएगा, आपके लिए आसान। आज नहीं है असली क्लास। फिर एक बात बताइए, आप सभी लोगों को कार चलाना सीखना है, ठीक है? जब तक आपका परिचय कार से नहीं होगा तो आप बिना कार को जाने कार के स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, गियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि कार को मत देखिए, केवल सीधा उसके एक्सीलेटर के पास पहुंच जाइए, पहुंच सकते हैं क्या? कौन है भैया जो बिना कार के उसके क्लच के पास पहुंच जाएंगे? जब कार होगी ही नहीं तो उसका क्लच, ब्रेक, गियर आएगा कहां से, ये बताइए। महोदय एवं महोदयों, कृपया अपने जो वो बच्चों वाली जो भावनाएं हैं जो उछल के बाहर आ रही हैं, उनको थोड़ा सा उस पर रोक लगाइए। पहले कार देखिएगा आप। जब कार देखेंगे कि सड़क पे कार रेस हो रही है, कार बहुत तेजी से, हम मेरे बगल से मेरी साइकिल से कार तेजी से गुजर गई, तब कार से आपका परिचय होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर आप उसके अंदर की तकनीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास वही कार है कि यूपीएससी में निबंध कैसा होता है, क्यों होता है। तब कल हम बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध के लिए क्या क्या आवश्यक है। और फिर उसके बाद तब उनकी बारीकियों में जाएंगे कि कब एक्सीलेटर तेज दबाना है, कब धीमे करना है। तो उसके लिए सड़क की जानकारी, तो हम बात करेंगे कि निबंध के प्रकार, कि विश्लेषणात्मक निबंध कैसा होता है। अर्थात सड़क जो है सो अगर एक्सप्रेस वे पे है तो एक्सीलेटर तेज रख सकते हैं, गियर कितना रख सकते हैं। तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। पहले दिन में कोई बच्चा दौड़ने नहीं लगता है, उसके लिए उसको पहले ये देखना होता